हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं प्राचीन हिस्ट्री। और प्राचीन हिस्ट्री में देखेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दूं। ठीक है, इतिहास क्या है? तो जो बीती हुई घटना है, मानव के जो विकास क्रम में घटनाएं घटी, चाहे वो आर्ट हो या मूर्ति कला हो या कुछ भी हो, ठीक है, जो मानव से रिलेटेड है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? इतिहास। हम जनरली इतिहास में क्या पढ़ते हैं? तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ये कहाँ पढ़ना है? हमें इस इतिहास में पढ़ना है। अब जब मानव की उत्पत्ति होगी तभी तो हम आवास बनाएंगे, तभी तो हम कृषि करेंगे, तभी तो हम पशुपालन करेंगे, अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो सारे जो चीज़ है वो किससे रिलेटेड है? तो मानव से रिलेटेड है। तो आप खुद को वहाँ पे रख के देख सकते हैं कि जो आपके लाइफ में पिछले कुछ सालों में घटना घटी है ना, वही इतिहास है। ठीक है, तो हम जनरली इतिहास का परिभाषा दें तो क्या कहेंगे? जो अतीत में घटना घट चुकी है उसी को हम इतिहास कहते हैं। सिंपल सी हो गई। ठीक है, अब हम इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री शब्द कहाँ से आई है? तो एक यूनानी भाषा है। ठीक है, यूनान से निकला है हिस्ट्री। यूनान में इसको हिस्ट्री बोलते थे। अब इसको ट्रांसलेट करके इतिहास बनाया गया है। हिस्टोरिया जो वर्ड है ना, एक हिस्टोरिया का मतलब होता है खोजबीन करना या जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो मनुष्य जो भी खोज वगैरह कर रहा था ना, तो उसी को हम क्या कहें? हिस्टोरिया बोलें। ठीक है, तो हिस्टोरिया से एक वर्ड निकला हिस्ट्री, और उसका हिंदी हो गया इतिहास। तो इतिहास किससे बना है? तो हिस्टोरिया नामक शब्द से। ठीक है, अब इतिहास का मतलब ही होता है खोजबीन करना। किसके बारे में? मानव सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो चलिए इतना। अब क्वेश्चन करेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, अब हम यहाँ लिख दें इतिहास, हिस्ट्री का पिता। तो आप लिख लेंगे पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, जब हमको लगेगा हम लिख देंगे। ठीक, चलिए पहले जब हिस्ट्री को आप देखेंगे ना, तो हम पहले प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन हिस्ट्री, इसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री को हम फिर पढ़ेंगे किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं कितने। आर्ट एंड कल्चर इसमें भी आ जाते हैं, नहीं तो अलग से आप देखेंगे तो अलग से भी आर्ट एंड कल्चर का क्लास होती है। ठीक है, जनरली। अब चलिए हम देखते हैं। अब जब प्राचीन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में शुरुआती जो दौर होता है उसके बारे में हम जानते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम मॉडर्न जो प्रेजेंट में जो चलती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम प्राचीन हिस्ट्री को हम देखेंगे यहाँ। तो प्राचीन हिस्ट्री के क्लास में आप देखेंगे ना, तो हम इसको 3 पार्ट में जनरली बांटते हैं। ठीक है, एक तो प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और एक इतिहास बोलते हैं। देखो, प्रागैतिहासिक काल पूरी तरह से जो अविज्ञान्य था, मतलब जिसकी जानकारियां नहीं थी अच्छे ढंग से, जो भी खोज हमने किया है वो या तो वस्तु के आधार पे, और वो भी वस्तु किसका होता था? जो भी मिले हैं वो पत्थर वगैरह का मिले हैं, मतलब पाषाण, जो स्टोन एज इसको बोलते हैं, हम स्टोन एज बोलते हैं जनरली। आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं स्टोन एज। प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लेखन लोग स्टार्टिंग दौर में भी यहाँ है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई स्टार्टिंग दौर में जाएगा तो सब चीज़, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म लेते लेते तो लिखना पढ़ना नहीं आ जाता है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड लिखते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, फिर लिखेंगे तो फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक क्रम है, आप जनरली देखेंगे तो एक बच्चा से आप हिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जब न्यू बेबी बॉर्न होता है उस टाइम का आप देखेंगे। ठीक है, तो मानव सभ्यता में जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ मानव क्या है, थोड़ा सा पत्थर वगैरह के उपकरणों से इनकी कुछ जानकारियाँ मतलब हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में इनको जानकारियाँ पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। ठीक है,
बस ये यूज कर रहे हैं एंड थ्रो कर रहे हैं। इनको उससे कोई मतलब नहीं है कि इसका प्रयोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए प्रागैतिहासिक काल का मतलब आप समझ लिए। अब यहाँ क्या है, लेखन का आविष्कार की पूर्व का घटना है, मतलब यहाँ पे लेखन नहीं हुआ है। ये जनरली किस पे है, तो पाषाण पे है। यहाँ पे देखिए स्टोन पे है, ठीक है, यहाँ पत्थर, जिसको आप बोल सकते हैं पत्थर स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, 3 काल में, स्टोन एज को भी हम 3 काल में, देखिए एक किसके आधार पर 3 काल में बांटा गया है, तो ये औजारों के आधार पे। ठीक है, तो पहला एक तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा, एक मध्य पाषाण काल होगा और एक नवपाषाण काल होगा। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा है ये किसके आधार पे, पाषाणों के आधार पे, और पाषाण के औजार हुआ करते थे उसके आधार पे हम इसको बांटे हैं। अगला आप देखेंगे अदितिहासिक जो काल होता है, यहाँ पे क्या होगा, लिखित है। जैसे कि बच्चा जन्म लिया तो 2-2.5 साल का होता है तो लिखता है, लेकिन उसको क्या करता है, पढ़ नहीं पाता है। तो यही सेम है, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उसको क्या किया गया, पढ़ा नहीं गया। आप देखेंगे तो 1500 से 600 BC के बीच में जो है उसका है। और आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता है, ताम्रपाषाण, एक क्या है, हड़प्पा सभ्यता हम आपको लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उसको क्या किया गया, पढ़ा गया है, नहीं पढ़ा गया। हम वहाँ क्या अभिलेख के आधार पे, जो भी हमें वस्तु वहाँ से मिले उसके आधार पे उसके इतिहास को हम लिखते हैं। ठीक है, अब इतिहास क्या है, अब देखेंगे तो यहाँ पे लेखन कला हुआ और उसको अच्छे तरीके से पढ़ा भी गया कि क्या लिखा गया है, उस टाइम क्या होता था। ठीक है, और एक पुरातात्विक मतलब साक्ष्य भी मिले हैं, अभिलेख वगैरह सिक्के जो भी है उस पर लिखित है, तो उसको हमने पढ़ा है तो उसको हम क्या कहाँ रखें, इतिहास। जैसे कि बच्चा 5 साल के बाद हो जाता है तो क ख ग च ऐसे चल पर कर ऐसे पढ़ने लगता है। जनरली आप देखेंगे तो 5 साल हम मान लेते हैं, तो वो इतिहास हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, अगर आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम इतिहास जानने के पहले ना उसके कुछ स्रोत होते हैं ना वो हम जानते हैं। ठीक है, तो इतिहास का जो पुनः निर्माण के स्रोत हैं उसमें एक साहित्यिक होता है और एक असाहित्यिक स्रोत होता है। साहित्यिक स्रोत का मतलब कि जो साहित्य बुक है, ठीक है, और जो असाहित्यिक स्रोत है उसका मतलब है कि अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए। ठीक है, और जो भी मूर्तियां हो गई, जो भी ये सब है, यात्रा वृत्तांत हो गए, ये सब क्या है, आज साहित्यिक स्रोत है, मतलब साहित्यिक रूप से नहीं है, ये कोई बुक फॉर्म में नहीं है। ये क्या है, मतलब एक मूर्ति, अभिलेख, ये सब जो है ना, जो निर्मित कुछ वस्तुएं हैं उसके आधार पे इसको रखा गया है। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत में भी जो बुकें हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो धार्मिक साहित्य है, एक जो पंडित वगैरह विद्वान होते उन्होंने लिखा, और एक होता है धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म को निरपेक्ष, मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब कि जिसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष वाली साहित्य है जिसमें क्या बोला जाएगा, एक वर्णन किया गया है कि समाज किस प्रकार से थी। मतलब आप देखेंगे तो एक कानूनी पुस्तकें मान सकते हैं उस टाइम का, जैसे कि आज का संविधान है। ठीक है, चलो धार्मिक साहित्य में हम देखेंगे कि उससे फायदा क्या है। अगर धार्मिक साहित्य को हम पढ़े तो उस टाइम के जो सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां थी, उस टाइम क्या घटनाएं घट रही थी, समाज में स्थितियां क्या थी, तो वहाँ का प्रशासन व्यवस्था है कैसी थी, तो इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, तो ये धार्मिक साहित्य में भी आप पढ़ेंगे और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में मिलेगा, और कुछ असाहित्यिक जो स्रोत है, अभिलेख वगैरह, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगी। तो पहला आप टाइम देखेंगे ना, तो 1500 से लेकर जो 500 BC में जो भी वेदें हैं हमारा, वहाँ के अगर आप देखेंगे तो अगर जो इतिहास जानना है तो हमको वेद सबसे पढ़ना पड़ेगा। कहाँ, जब 1500 और 500 के BC के बीच आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे हमें, ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1500 से लेके क्या 500 BC में 4 वेद हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, कितने वेद मिलते हैं हमें देखने को, तो हमें चार आप देख रहे हैं, चार वेद हमको देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, तो पहला है ऋग्वेद। आपको पहला देखेंगे आप, क्या है पहला, तो पहला आप देख रहे हैं ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। दूसरा कौन है, सामवेद है। ठीक है, और तीसरा आजुर्वेद है, और चौथा
अथर्ववेद है। क्या है आपके पास? अथर्ववेद है। हम इसको पहले देख रहे हैं, धार्मिक साहित्य को फिर इधर आएंगे, ठीक है। अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद है ना, इसमें आप देखेंगे ना तो प्रार्थनाएं बनाए गए हैं उस टाइम के, उसके बारे में है। सामवेद में जब उस टाइम गाना वगैरह गाया जाता है तो उसको सामवेद, उस सामवेद में जो संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में इसमें भी मंत्र वगैरह हैं, ठीक है, ये मंत्र वगैरह हैं, तो ये यजुर्वेद में आपको देखने को मिलेंगे। और अगला क्या है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, जैसे अभी आप पढ़ते हैं ना जादू टोना की, हमको ये भूत प्रेत वगैरह ये सब पढ़ते हैं ना, तो वो अथर्ववेद में आप देखेंगे, ठीक है। धार्मिक संस्कार, सामाजिक स्थितियाँ, कृषि वगैरह का भी इसमें जानकारी मिलता है। और जो पौराणिक कहानियाँ हैं जो पुराणों में, वो सभी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद होता है ना, उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आत्मा और परमात्मा को जो दार्शनिक चर्चा की गई है ना, उसके बारे में यहाँ आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद आता है सूत्र। सूत्र को क्यों लाया गया था? तो इसमें एक श्रोता सूत्र है और गृह सूत्र है। तो ये जो मनुष्य के जो नैतिक मूल्य है ना, जो धार्मिक संस्कारों में, उसके बारे में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे रामायण, महाभारत, ये महाकाव्य, इसमें ये भी पूरी तरह से धार्मिक है, ठीक है। और इसमें भी नैतिक मूल्यों की भी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ना, अब हम देखते हैं धर्म निरपेक्ष साहित्य, ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष में आप देखेंगे ना, तो धर्मशास्त्र क्या है, ये धर्म निरपेक्ष जो साहित्य उसमें क्या है, धर्मशास्त्र है एक प्रकार से। इसमें कानूनी पुस्तकें हैं, एक क्या है, कानूनी पुस्तकें हैं। और एक क्या करता है, जो समाज में उस टाइम जो समाज में जो समूह है, उनके जो कर्तव्य थे, जो उनकी सामाजिक स्थितियाँ थी, ठीक है, उनका क्या कर्तव्य थे, ये सब के बारे में बताया गया है। धार्मिक पुस्तकें जो धर्मशास्त्र कानूनी पुस्तकें हैं, उसमें आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो मनुस्मृति, ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, इसलिए इसको लिया गया है। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये कब का है? तो ये मौर्य काल का। ये भी एक धार्मिक कानून धर्मनिरपेक्ष कानूनी पुस्तकें हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, वहाँ के जो राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, इस पे प्रकाश डालती है। और कुछ तत्व आप देखेंगे तो सामाजिक तत्व भी इसमें है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो सामाजिक जो तत्व है वो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब फिर एक है पन्ननी की अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन इसमें अब भी देखेंगे ना तो समाज के उस टाइम के जो आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ ये सब थी, वो सब भी इसमें देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए कालिदास, ये कालिदास है अभिज्ञान संकुतलम, ऋतु संहार, मेघदूत, इस समय भी वही समाज में जो घटनाएं घट रही थी उस टाइम, उसके बारे में इसमें भी वर्णन है। ये जनरली आप देखेंगे तो गुप्त काल के हैं, ठीक है। वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन है और शासन व्यवस्था, उसके बारे में इन पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है कलहन। राजतरंगिणी इनकी बुक का नाम है। तो कलहन एक कब की है, 12वीं शताब्दी की। और ये जनरली आप देखेंगे ना तो कलहन जो है ना, वो कश्मीर के जो सामाजिक जीवन शैलियाँ थी ना, उसके बारे में यहाँ जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब इतना शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अगला आप देखेंगे असाहित्यिक स्रोत। असाहित्यिक स्रोत हमने पहले भी बताया कि क्या होता है उसमें। तो अभिलेख आती हैं और प्रशस्तियाँ आती है, जो मतलब पत्थर को बनाए गए थे, तांबे के और अन्य कठोर धातुओं के भी बनाए गए थे। तो उनको काट कर एक जो अभिलेख वगैरह बनाए जाते, प्रशस्तियाँ बनाई जाती थी। तो ये भी क्या करते थे, उस टाइम के जो धार्मिक और प्रशासनिक नीतियाँ होती थी, सामाजिक कर्तव्य होते थे, उसके बारे में इस पे लिखा जाता था और उसे बताया जाता था। जैसे अशोक द्वारा जारी राज्यों में नीतियाँ, एक क्या है, अभिलेखों पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, पत्थरों पे देखेंगे काट काट के बनाया गया और उस पे संदेश लिखा गया था, तो समाज के लिए लिखा गया था। तो एक जानकारी, जैसे सातवाहनों ने क्या किया था, जो भूमि दान दिया था पंडितों को बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र पे ही तो लिख के दिया था,
ठीक है। तो ये भी हमें जानकारी मिलती है। दक्कन के राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। और सिक्का, पहले के जो राजा थे ना वो सिक्का जारी करते थे, ठीक है। तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार मतलब अपना चित्र बनवाते थे, ठीक है, पीछे कुछ कलमा खुदवाते थे, उस पर कुछ लिखवाते थे। तो वहाँ से भी इनकी इतिहास की जानकारी मिलती है। लिपि, कला, कर्म आदि का भी, धर्म आदि के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। उनके जो धार्मिक निष्ठा थी उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। और इससे क्या मिलता है हमें, धातु विज्ञान की जानकारी मिलता है। तो तकनीकी के बारे में भी जानकारी मिलती है, विज्ञान तकनीकी के बारे में भी, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है। भारत में सबसे पुराने आप देखेंगे सिक्के तो चांदी और तांबे के थे, और इस पे कोई लिखित मतलब नहीं था, लिखा हुआ नहीं था अंक कि 1 रुपया 2 रुपया ऐसे अभी लिखे मिलते हैं, वैसे नहीं था। वहाँ पे चिन्ह अंकित किए गए थे, ठीक है। और चिन्ह के आधार पे फिर हम इसको पता किए कि कौन राजा का मतलब कौन सिक्का था, ठीक है, ये किस वंश के सिक्के थे। तो सिक्के से फिर जो समाज था उसके बारे में भी जानकारी मिला, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे ना तो इंडो ग्रीक आए हमारे यहाँ, जो ये विदेशियन थे वो हमारे आए और सोने के सिक्के जारी किए। जब ये सोने के सिक्के जारी किए तो उन्होंने क्या, उसमें अपना नाम लिखवाया और तस्वीर भी अंकित करवाए। तो लिखित रूप से देखेंगे ना तो इनके सिक्के मिलते हैं, सबसे पहले इंडो बैक्टीरिया का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो आगे चलते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, चलिए हम आते हैं यहाँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये धार्मिक स्रोत की बात है, ठीक है। अब धार्मिक स्रोत में फिर अगला हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक पेज मैंने किया। अब धार्मिक स्रोत देखेंगे, धार्मिक स्रोत में आप पाली भाषा को भी रखते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ है उनके आप देखेंगे तो उनमें 3 त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक में का मतलब क्या होता है, 3 टोकरियाँ। हम पूरा डिटेल्स आगे पढ़ेंगे जब इसकी चैप्टर स्टार्ट होगी तो, ठीक है। इसमें सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है, अभिधम पिटक है। पिटक मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पिटक लिखा हो तो कोई फायदा नहीं है। और आप अगला देखेंगे जैन ग्रंथ, तो ये प्राकृतिक भाषा में थी और इसे अंग कहा जाता था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी दार्शनिक अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है जैन में भी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष, तो कलहन महाराज आते हैं। आप कलहन को देखेंगे, कलहन राजतरंगी जो हम बताए थे कि ये कब का है, ये ब्राह्मी शताब्दी का, जो कश्मीर के बारे में जानकारियाँ देती है, वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ के बारे में, ठीक है। अगला आप देखेंगे ना कि पहला ये जो साक्ष्य मिलता है ना दरबारी कवि द्वारा लिखित है, ठीक है, ये संरक्षक मतलब देता है। एक कौन है, हर्षवर्धन है, जो चरित्र या आत्मकथाएं हैं, या हर्षचरिता बोलते हैं या चरित बोल सकते हैं। हर्षचरित इसको जनरली सब बोलता है कि हर्ष चरित, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे ना तो राजा हर्षवर्धन हुआ करता था, तो उसी के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था वाण्यभट्ट। वाण्यभट्ट द्वारा लिखित पहला दरबारी ऐसा कवि था जो किसी राजा के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे अब संगम संहित। तो संगम संहित ये उत्तरी भारत का नहीं है, ये दक्षिणी भारत का साक्ष्य है, ठीक है, जो उस टाइम को हमको दक्षिण भारत के बारे में जानकारियाँ देती है, सबसे पुराना, ठीक है। और दक्षिण भारत की अगर एक टाइम पीरियड देखेंगे ना 300 BC से लेकर 300 AD तक की जानकारी हमको देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दक्षिण भारत का इतिहास जानने के लिए, जो संगम साहित्य होता है, ठीक है। ये संगम क्या था, तो कवि क्या करते थे, मिलन करते थे, ठीक है। और संगम बैठक होती थी वहाँ पे, जैसे कि बौद्ध संघ में इस सब में होता था ना बैठक, उसी टाइम से। और वहाँ पे जो घटनाएं घटती थी ना उसके बारे में इन लोग संग्रह करते थे, मतलब लिखते थे। तो वही संगम कहा जाता है, तो कवियों का सम्मेलन एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ना तो शिल्पादिक्रम हो गया, मने मेकली हो गया, ये साहित्य इनको रत्न बोला जाता है। ये समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, धार्मिक सारे को ये जानकारियाँ देते थे। यहाँ पे खत्म होगी। अब हम आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आप देखिए ये साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातत्व आप हम देखते हैं तो पुरातत्व से हमें क्या मिलेगा, आर्थिक और सामाजिक जीवन की जानकारियाँ मिलती है। जैसे हड़प्पा काल के बारे में,
जो भी मिल रहा है, तो वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी, उसके बारे में हमको जानकारियाँ मिलती हैं। दक्षिण भारत की एक है जो मेगालिथ है। जो मेगालिथ होता है ना, कब्र होता है, जिसमें क्या कहा जाता है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उससे उनको ढक दिया जाता है। तो ये दक्षिण भारत का प्रमाण है, ठीक है। दक्कन और दक्षिण भारत में ये मिला लगभग 300 BC के लोगों के जीवन पे प्रकाश डालता है, ठीक है। एक होता है भूगर्भिक और जैविक अध्ययन। इसमें क्या होता है, जो भूगर्भिक और जैविक अध्ययन में, जो भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के जो गर्भ होता है उसमें उसका, और जैविक मतलब जो जीवन होता है, ठीक है, उसमें जो जीवन में पशु पौधे जो भी मतलब मिले हैं उनका पुरातात्विक अध्ययन आप देखेंगे। तो हम भूगर्भिक और जैविक अध्ययन में पढ़ते हैं, मतलब जीवों का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, पौधे का विश्लेषण करते हैं। और पौधे को आप देखेंगे ना, तो पराग का विश्लेषण करने के लिए हम इसमें पढ़ते हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA से भी क्या करते हैं हम, जो प्रागैतिहासिक काल में जो एक्सचेंज हुआ, स्थानांतरण हुए, ठीक है, पीढ़ी दर जो पीढ़ी जानकारियां हमको मिलती हैं, तो इसके कारण से ही हमें मिलती है। अब अगला होता है विदेशी यात्री आता है। तो विदेशी यात्री आता है ना, तो हमें इससे क्या, उन लोग आते थे तो हमारे यहाँ भ्रमण करने, तो ये क्या करते थे, राजाओं सबको जो देखते थे उसके बारे में वो लिखते थे, ठीक है। तो उनका यात्रा वृत्तांत में जो वो लेख लिखते थे, उससे भी हमको इतिहास में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक इतिहास के बारे में, प्राचीन हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब विदेशी यात्री में कुछ यात्रियों का नाम लेते हैं, जैसे कि यूनान से कुछ आए, रोमन से कुछ आए, चीन से कुछ आए। तो यहाँ से यात्रा करने कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं, ठीक है। मेगास्थनी देखेंगे तो आप ये यूनान का है, ठीक है, जिसका बुक है इंडिका। तो ये आता है मौर्य काल में, और वहाँ की क्या करता है, समाज के बारे में, प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अगला है द पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, ठीक है, लाल सागर इसको बोलते हैं। ये भी यूनानी व्यक्ति, लाल सागर आप बोल सकते हैं। अब यहाँ आता है और इसके जानकारी देता है भारत के समाज के बारे में, ठीक है, कि ये लोग विदेशों से भी व्यापार उस टाइम करते थे। टॉलमी आता है, ज्योग्राफी लिखता है, इसकी बुक होती है ज्योग्राफी। उसमें भारतीय जो बंदरगाह होते थे उस टाइम, उसके बारे में जानकारी देता और बोलता है कि भारत के जो लोग होते ना, बंदरगाह समुद्री मार्ग से वो रोम तक व्यापार करते थे, ठीक है। भारत और रोम का व्यापार के बारे में जानकारी देता। अगला है 500 AD में जो फयान आया था, लगभग 429 वगैरह के बात आप कर सकते हैं। तो फयान चीनी यात्री है जो गुप्त काल में आता है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। और यहाँ आता है गुप्त काल के जो समाज थी, उसकी जीवन शैलियाँ कैसी थी, धार्मिक स्थितियाँ कैसी थी, उसके बारे में, वहाँ के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद आप देखेंगे ना, तो ये इसके बाद आता है ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग आता है लगभग 642 तक ये रहता है, ठीक है। तो 700 AD मान लीजिएगा। तो ये हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में वर्धन वंश होता है, हर्षवर्धन के काल में आता है, ठीक है। और ये जो प्रयाग वगैरह जो यहाँ पे मेला वगैरह होती थी, वहाँ पे जो प्रयाग सभा होती थी उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद वो नालंदा आता है और नालंदा को विश्वविद्यालय को देखता है और उसका वर्णन करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे ना, तो साहित्यिक असाहित्यिक स्रोत में इन लोग का वर्णन है। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये आपको बेनिफिट ADO BPSC, ये क्योंकि मैं डीपली जा रही हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का छोटी छोटी वीडियो मैं आपको दूँ। तो आपको अच्छा लगे तो फिर से लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर फॉलो कीजिएगा।